हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर कंटेंट। आज का हमारा कंटेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। सिंपली यह एक प्रस्तावित कानून है जिसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों पर लागू समान व्यक्तियों कानून स्थापित करना है। रुझान या धार्मिक संबंध कुछ भी हो, ऑलमोस्ट इतना तो सब कोई जानते हैं, लेकिन आज के एपिसोड में हम लोग सीरीज वाइज देखेंगे। पहला, इसके इतिहास क्या है, मुस्लिम और अन्य रूढ़िवादी समूह इसके खिलाफ क्यों है, यूसीसी का मुख्य तर्क यानी अंदर का विवाद क्या है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का उद्देश्य क्या है, हमारा संविधान यूसीसी के लिए क्या कहती हैं और इसे कब तैयार किया गया, इसके प्रक्रिया, हिंदू कोड बिल क्या है। सो प्लीज अभी तक आपने ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल। तो 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में अपराध सबूत और अनुबंध के संबंध में भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता की आवश्यकता पर जोर दिए थे। मतलब विशेष रूप से सुझाव दिया था कि हिंदू और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून को अलग अलग एक धार्मिक तरीके का कानून तैयार किए जाए। वहीं से उस कानून के साथ साथ यूसीसी का कॉन्सेप्ट भी पैदा हुआ। मुस्लिम और अन्य रूढ़िवादी समूह इसके खिलाफ क्यों हैं? तो मुस्लिम संगठन और अन्य रूढ़िवादी धार्मिक समूह अपने धर्म की पक्ष और धर्म की कानून जैसे शरिया धार्मिक प्रथाओं के बचाव में भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस रखते हैं। लाइक कानून विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना अपने अपने धर्म के कानून पर पूरा करते हैं जो हमारे संविधान के सार्वजनिक कानून से भिन्न है। यूसीसी का मुख्य तर्क या मुख्य विवाद क्या, नागरिकों की अपनी पसंद के धर्म का पालन करने के अधिकार को उल्लंघन करता है जो धार्मिक समुदाय को अपने कानून का पालन करने में सक्षम बनाती है। एग्जाम्पल, अनुच्छेद 25 प्रत्येक धार्मिक संगठन की स्वायत्तता की गारंटी देती है। वहीं अनुच्छेद 29 अपनी अनूठी संस्कृति को बनाए रखने का हक देती है। इसी सब के विवाद से जनजातीय समूह इस कानून पर चिंता व्यक्त किए हैं। जनजातीय समूह 2016 में यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जो नागालैंड के जनजातीय जिले में संघीय कानून पर पहले से ही प्रचलित प्रथागत नियमों को प्राथमिकता दी है। उस याचिका में कहा गया है कि एक राष्ट्र एक कानून को विभिन्न समुदाय के अद्वितीय व्यक्तिगत कानूनों पर लागू नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ देश के सभी राज्यों के एक कानून अलग अलग तरीके से लागू किया जा रहा है। जैसे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के सरकार 1872 के संघीय भारतीय साक्ष्य अधिनियम को चेंज कर दिए। उसी में आपराधिक कानून की बात आती है तो कई राज्य में शराब पीने की अलग अलग कानूनी उम्र होती है। और अंत में जनजातीय समुदाय के 2016 के याचिका में दावा किया गया कि यूसीसी सभी समुदायों पर हिंदूकृत कोड लागू करेगा। एग्जाम्पल, यूसीसी में ऐसे खंड हो सकते हैं जो विवाह जैसे मामलों में हिंदू परंपरा अन्य समुदायों के सदस्यों पर लागू करने को बाध्य करेगा। चौथा, इसे लागू करने की सरकार का उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित कमजोर समुदायों की रक्षा करना है, जैसा भीमराव अंबेडकर ने कल्पना की थी। साथ ही एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा देना है। यूसीसी का लक्ष्य कानूनों को सरल बनाना होगा जो वर्तमान में धार्मिक विचारों पर विभाजित हैं, जैसे हिंदू कोड बिल, शरिया कानून और अन्य संहिता, विवाह समारोह, उत्तराधिकार, विरासत और गोद लेने को नियंत्रित करने वाले जटिल नियमों को सरल और आर्थिक सार्वभौमिक बनाएगी। फिर सभी नागरिक उनका धर्म संबद्धता की परवाह किए बिना समान नागरिक कानून के अधीन होंगे। तो यूसीसी के लिए हमारा संविधान क्या कहती है? तो अनुच्छेद 25 से 28 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देती है और धार्मिक संगठनों को अपने स्वयं के मामले के संचालन की अनुमति प्रदान करती है। वहीं अनुच्छेद 44 भारतीय राज्य को राष्ट्र की नीतियाँ स्थापित करते समय, मतलब देश में कोई भी पॉलिसी लागू करते समय सभी नागरिकों के लिए निर्देशक सिद्धांतों और कोई जोर जबरदस्ती वाले कानून नहीं, सामान्य कानून को लागू करने की आवश्यकता अनुसार अनुमति प्रदान करती हैं। संविधान का ऐसे ही कुछ आर्टिकल समान नागरिक संहिता लिंग या यौन अभिविन्यास के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करता है। अब यह मसौदा तैयार किया गया था तो मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम के आबादी के लिए ब्रिटिश राज के दौरान तैयार किए गए थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने सभी धर्म के सभी समुदायों के नेताओं के प्रतिनिधित्व की चिंता के कारण घरेलू मामलों में अधिक हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। गोवा भारत का एक राज्य जिसे पूर्व पुर्तगाली गोवा और दमन में औपनिवेशिक शासन के कारण देश से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन उसने अपने सामान्य पारिवारिक कानूनों को बनाए रखा जिसे गोवा नागरिक संहिता के रूप में
जाना जाता है। आज भारत में एकीकृत नागरिक संहिता लागू होने वाले राज्य में एकमात्र राज्य बन गया है। भारत को आजादी मिलने के बाद हिंदू कोड बिल पेश किया गया और ईसाई, यहूदी, मुस्लिम और पारसियों को छूट देते हुए बौद्ध, हिंदू, जैन और सिख जैसे भारतीय धर्मों के विभिन्न संप्रदाय में व्यक्तिगत कानूनों को बड़े पैमाने पर संहिताबद्ध और सुधारित किया गया और ईसाई, यहूदी, मुस्लिम और पारसियों को अलग समुदायों के रूप में मान्यता दी गई। तभी संविधान निर्माताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के नियमों पर चर्चा शुरू की। अंत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को संविधान में एक जगह दर्शाया गया कि देश में नागरिकों के सहमति के आधार पर भविष्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा सकेगा। लास्ट हिंदू कोड बिल क्या है? तो भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक चयन समिति बुलाई गई। उन्हें समीक्षा के लिए राव समिति की रिपोर्ट पर एक मसौदा तैयार किया गया। इस पर चर्चा हुई और इसे 1952 में पुनः प्रस्तुत किया गया, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों के बीच निर्वसीयत या अनुच्छिक उत्तराधिकार को नियंत्रण करने वाले कानून को सुधारने और संहिताबद्ध करने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पारित किया गया। महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार और स्वामित्व के अवसरों में वृद्धि की उनके पिता का विरासत, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया। नियमों में कहा गया कि मृत्यु के मामले में कक्षा 1 के उत्तराधिकारी कक्षा 2 के उत्तराधिकारी से पहले सफल होते हैं। फिर 2005 में अधिक वंशजों को जोड़ने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे महिलाओं को श्रेणी 1 के उत्तराधिकारी शामिल किया गया। बेटी को भी बेटे के बराबर ही हिस्सा दिए जाने को वर्णन किया गया। सो होपफुली समान नागरिक संहिता के सभी पहलुओं को अच्छे से समझ चुके हैं। मेरा एफर्ट कैसा लगा? प्लीज से इन कमेंट बिलो। थैंक्स टू वॉच टिल एंड इट्स इनफ फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। जय हिंद।